हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का वन शॉट रिवीजन किया है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का। इसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सेक्शन में जा कर के आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वन शॉट रिवीजन फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के मॉड्यूल 3 यूनिट 3 को, जो होती है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस, सीरीज और फोरियर सीरीज, इन सब को लेते हुए इनकी सभी बेसिक डेफिनेशंस विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है इसमें आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप जानते हैं, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और रेंज रियल नंबर का सेट होता है। इससे हमारे रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन बनती है। और अगर सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन आप बात करें तो ऑर्डर्स ऑफ नंबर, संख्याओं का क्रम ही हमारा सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। और अगर मैथमेटिकली बात करें तो एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक मैप होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर इसका डोमेन होगा और रियल नंबर का सेट इसकी रेंज बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, या तो इस तरीके के ब्रैकेट यूज करते हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए, या फिर हम इस तरीके के ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सीक्वेंस लिखी है 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 इन्फिनिट तक की सीक्वेंस जाएगी, क्योंकि n जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, तो n को हम 1 से वेरी करा के इन्फिनिट तक ले जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस की डेफिनेशन हुई। फिर सीक्वेंस में हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब कहते हैं? नथिंग यू हैव टू डू, आपको सीक्वेंस की लिमिट लेनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। जो भी सीक्वेंस xn आपको दी होगी उसकी आपको लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। यदि वो फाइनाइट और यूनिक आती है तो सीक्वेंस हमेशा हमारी कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस उस केस में क्या होगी? कन्वर्जेंट। और यदि xn की लिमिट आप जो निकालते हैं वो लिमिट या तो इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, तो उस केस में जो सीक्वेंस है हमारी वो डाइवर्जेंट कहलाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने दो सीक्वेंस के एग्जांपल लिए, कि हम कन्वर्जेंसी चेक करेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें जो सीक्वेंस दी है xn, वो दी है n/n+1 फॉर ऑल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर के सेट में, क्योंकि इसका डोमेन ही नेचुरल नंबर होता है सीक्वेंस का। अब हमें करना क्या है, हमें सीक्वेंस की लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn की हमने वैल्यू रखी, और अगर इसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो आप इसमें n को कॉमन ले लीजिए। n को कॉमन लेकर के काट देंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर n को इन्फिनिटी रखने पर 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होता है, जिसको सॉल्व करके 1 मिलेगा। और 1 हमारा एक फाइनाइट और यूनिक नंबर मिला है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। इस तरीके का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है। तो यदि डायरेक्ट आप लिमिट निकालते हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर, वो आपको फाइनाइट और यूनिक मिले तो कन्वर्जेंट होती है सीक्वेंस। दूसरा एग्जाम्पल हमारा xn = 2n सीक्वेंस है। दोनों तरफ हम लिमिट ले लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और n को इन्फिनिटी रखने पर ये 2n बनेगा, और किसी भी वेरिएबल की पावर इन्फिनिटी करने पर वो इन्फिनिटी बन जाता है, जो कि फाइनाइट नंबर नहीं है। और जब लिमिट आपको इन्फिनिटी मिलती है तो सीक्वेंस हमारी उस टाइम पे कहलाती है डाइवर्जेंट। ठीक है। तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को लेकर 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में 3 टेस्ट आपके सिलेबस में है मेनली, एक कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट और रैबेज टेस्ट। रेशियो और रैबेज में से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन कंपैरिजन का उसमें यूज है, तो कंपैरिजन को थोड़ा रिवाइज करेंगे। कंपैरिजन को रिवाइज करने से पहले हम जान लेते हैं पी सीरीज टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट के बारे में। ठीक है। ये 2 टेस्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, इनका कंपैरिजन टेस्ट में हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने में। पहला आता है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट क्या होता है? अगर कोई सीरीज समेशन 1/n की पावर p की फॉर्म में है तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट कहलाती है।
यदि इस P की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 से ग्रेटर देन हो। ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाती है यदि इस P की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो ये P सीरीज टेस्ट होगा। P ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, P लेस देन इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज भी करूँगा मैं एग्जाम्पल्स में आगे। फिर हमारी दूसरी सीरीज होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट में आप ज्योमेट्रिक सीरीज जानते हैं, कोई भी सीरीज इस फॉर्म में हो समेशन r की पावर n जो कि r प्लस आर स्क्वायर प्लस r की पावर 3, इस तरीके से ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। कॉमन रेशियोज का निकालें तो कॉमन रेशियोज का r आएगा, ठीक है। तो इस r पर ही डिपेंड करता है सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, ठीक है। ये सीरीज हमारी जो है कन्वर्जेंट कहलाती है यदि इस कॉमन रेशियो r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में जाए, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी डाइवर्जेंट कहलाती है यदि इस कॉमन रेशियो r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो सीरीज होती है हमारी कन्वर्जेंट, और r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है तो सीरीज होती है हमारी डाइवर्जेंट। ये दोनों टेस्ट की डेफिनेशन 2 नंबर में पूछी भी जा सकती है, तो आप इनको याद भी कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं हम कंपैरिजन टेस्ट की। कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन, नथिंग यू हैव टू डू। कंपैरिजन टेस्ट आपको ये कहता है कि अगर दो सीरीज आपके पास है समेशन un और समेशन vn, दोनों की दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, और इस प्रकार से ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है कि आप un अपॉन vn की लिमिट निकाले, आप un अपॉन vn की लिमिट निकाले और वो लिमिट 0 के बराबर ना आए और साथ ही साथ में कोई फाइनाइट वैल्यू दे, वो लिमिट 0 के बराबर ना आए और साथ ही साथ में फाइनाइट वैल्यू दे, तो कंपैरिजन टेस्ट आपको ये कहता है कि समेशन un और समेशन vn सीरीज एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। मतलब अगर vn कन्वर्जेंट तो un भी कन्वर्जेंट, अगर vn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट, और vn को हम चेक करते हैं यहाँ पर p सीरीज टेस्ट से। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इस सीरीज को हमें चेक करना है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर जो un है, un की वैल्यू उठा लेते हैं। un की वैल्यू है n+1 अपॉन n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब हमें यहाँ पर vn को बनाना होता है। vn को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, vn को बनाने के लिए हम ये जो पोलिनोमियल फॉर्म में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है इसमें से हम n को कॉमन लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। तो यदि ऊपर से n को कॉमन ले तो 1+1 अपॉन n मिलेगा, नीचे से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेने पर n की पावर 4 को कॉमन लेने पर मिलेगा 1+1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा vn भी बहुत इजीली बन जाता है और बाद में लिमिट निकालने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश यही कीजिए कि ऊपर से भी n कॉमन ले ले और नीचे से भी n को हाईएस्ट पावर को कॉमन ले। तो फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये n से n की पावर 4 कटेगी तो 1 अपॉन n की पावर 3, ये हमारा vn का काम करेगा। और बाकी सबको लिख देंगे 1+1 अपॉन n डिवाइड बाई 1+1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा। अब ये जो हमने कॉमन लिया है ना, कॉमन लेने पर जो हमें एक्सप्रेशन मिला है 1 अपॉन n की पावर p की फॉर्म में, यही हमारी vn सीरीज बनती है। इसी को हमें लेट करना होता है vn, ठीक है। यही हमारी p सीरीज की फॉर्म में हमेशा vn बनता है। फिर हमें un अपॉन vn की लिमिट निकालनी है। अगर un अपॉन vn की लिमिट निकाले तो un को vn से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये एक्सप्रेशन हमारा बचेगा जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब इसमें अगर n को आप इन्फिनिटी रखते हैं तो n को इन्फिनिटी रखने पर 1+1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1+1 अपॉन इन्फिनिटी 0 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, जिसको सॉल्व करके हमारा 1 आएगा। 1 0 के बराबर नहीं होता है और साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर देता है। इसका मतलब बाय द कंपैरिजन टेस्ट समेशन un सीरीज और समेशन vn सीरीज एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो vn सीरीज है, vn सीरीज हमारी है 1 अपॉन n की पावर 3, है ना, जो कि एक p सीरीज होती है और p की वैल्यू यहाँ पर 3 है। 3 होता है ग्रेटर देन 1, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो p सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब ये जो हमारी vn सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, और अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब बाय द कंपैरिजन टेस्ट जो हमारा un सीरीज होगी वो भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये होता है कंपैरिजन टेस्ट, जिसको हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इसमें रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट की डेफिनेशन आपको क्या कहती है
कि अगर समेशन un आपकी कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज हो और इस प्रकार से पॉजिटिव टर्म सीरीज हो कि un+1 अपॉन un की लिमिट आप निकालें, un+1 अपॉन un की लिमिट अगर आप निकालें और वो आपको l के बराबर मिल जाए, वो आपको किसके बराबर मिले, l के बराबर मिले, तो इस l पर ही सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी यदि इस l की वैल्यू लेस देन 1 हो, फिर सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी यदि इस l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और साथ ही साथ में ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है यदि इस l की वैल्यू 1 आ जाए। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, डेफिनेशन एग्जाम में भी पूछी जाती है 2 नंबर में। ये रेशियो टेस्ट या डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की डेफिनेशन है जिसको आप क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे और ये एग्जाम में भी आती है 2 नंबर में। ठीक है, तो ध्यान रखना l लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, बराबर 1 पे टेस्ट फेल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इस सीरीज का हमें टेस्ट करना है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ध्यान रखना रेशियो टेस्ट, रेबेज टेस्ट, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेशियो टेस्ट और रेबेज टेस्ट दोनों में रेशियो टेस्ट तो पहले लगेगा ही लगेगा। तो इस सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करनी है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इस सीरीज का nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में 1 लिखा हुआ है, लेकिन इस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। नेक्स्ट टर्म में आएगा x की पावर 1, उससे नेक्स्ट टर्म में आएगा x की पावर 2। तो आपको देखना होता है कि सीरीज हमें हमारी जो nth टर्म है वो क्या बनेगी। ऊपर अगर देखा जाए तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 बनाए, यानी कि 0, 1, 2 पावर में है, तो 0, 1, 2 का nवां टर्म आपको निकालना है। ये AP बनता है, AP का nवां टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। a की वैल्यू यहाँ पर है 0 + n-1, d की वैल्यू है 1 - 0, 1। सोल्व करके आपको ये n-1 मिलेगा, यानी कि अगर हम nth टर्म निकालें तो x की पावर n-1 हमें मिलेगी। तो हमने न्यूमरेटर का बिहेवियर देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने nth टर्म लिखी। अब हम यहाँ पर nth टर्म निकालेंगे डिनोमिनेटर वाले पार्ट की। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में अगर देखी जाए तो हमारी 3 सीरीज बनेगी। एक तो बनेगी 1, 4, 7। ठीक है, इस 1, 4, 7 को मैं ले लेता हूँ 1, 4, 7। इसका nth टर्म निकालेंगे तो a + n-1 d 4 - 1 3 होगा। सॉल्व किया जाए तो 1 + 3n-3 होगा, जिसको सॉल्व करके आपको 3n-2 मिलेगा। तो हमने इसकी nth टर्म निकाली, 3n-2 आएगी। फिर दूसरी सीरीज को देखते हैं, दूसरी सीरीज कौन सी बनेगी। दूसरी सीरीज हमारी यहाँ पर बनेगी 2, 5, 8। तो 2, 5, 8 का भी nवां टर्म निकाल लेते हैं। a + n-1 × d सॉल्व करके मिलेगा आपको 2 + 3n-3, यानी कि 3n-1। ठीक है, तो ये भी हमने 3n-1 हमें जो है यहाँ पर इस सीरीज का nth टर्म मिलेगा। लास्ट सीरीज हमारी बची है वहाँ पर 3, 6, 9। 3, 6, 9 का भी अगर आप nवां टर्म निकालें तो a + n-1 × d की हेल्प से आपको ये 3n मिलेगा, यानी कि इस सीरीज का nth टर्म आपने फाइंड कर दिया। बस इसमें मेन काम होता है nth टर्म को फाइंड करना, फिर आगे तो ये बहुत इजी होता है। ठीक है, अब इसमें आपने un निकाल लिया, nth टर्म फाइंड की AP के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। फिर हम un+1 निकालते हैं। un+1 कैसे निकलेगा, ये जो हमने un फाइंड किया है इसी में n को n+1 रख देंगे। जहाँ जहाँ पर n है n को n+1 रखेंगे। फॉर एग्जांपल x की पावर n-1 में अगर आप n को n+1 रखोगे तो 1 से 1 कटेगा, ऊपर x की पावर n बचेगा, जो कि यहाँ पर लिखा है मैंने। तो पूरी की पूरी इक्वेशन में un वाली इक्वेशन में n को n+1 रखने पर un+1 फाइंड कर सकते हैं हम। फिर अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट हमें un+1 को un से डिवाइड करना होता है, यानी कि un+1 को पहले लिखेंगे हम जो ऊपर निकाला है हमने, फिर उसको डिवाइड करेंगे un से। तो un जो है हमारा यहाँ पर डिवाइड करने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में है x की पावर n-1 वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, डिवाइड करने पर जो कटेगा काट देंगे, x की पावर n से x की पावर n कटेगा, x की पावर -1 ऊपर जा करके एक x की पावर हमारी यहाँ पर यानी कि x की पावर 1 बचेगा, और बाकी सब हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ऊपर से भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी ये,
ऊपर से भी हमारा सेम रहेगा ये, और नीचे से भी हमारा सेम रहेगा, इसमें कुछ भी टर्म्स नहीं घटेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें लिमिट निकालनी होती है un + 1/un की। लिमिट निकालने के लिए बाहर तो हमारा x ही रहेगा, लेकिन लिमिट निकालने के लिए हम n को डिनोमिनेटर में रख के चलते हैं, जिससे कि लिमिट ईजिली निकल जाए। तो ऊपर से भी n को कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी n को कॉमन ले लेंगे। ऊपर से अगर n को कॉमन ले तो 3 - 2/n, 3 - 1/n, और ये 3 n की पावर 3 ऊपर आ जाएगा कॉमन लेने पर। नीचे से कॉमन लेने पर 3 + 1/n, 3 + 2/n, और 3 + 3/n, और नीचे से भी n की पावर 3 मिलेगा। तो ये पूरा जो कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें n को डिनोमिनेटर में लेने पर लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालेंगे तो 3 - 2/∞ 0, 3 - 1/∞ 0, नीचे भी 3 - 0, 3 + 0, 3 + 0 एंड 3 × x मिलेगा। ये सब कट जाएगा, खाली x आपको लिमिट मिलेगी। इस x पर ही डिपेंड करता है बाय द रेशियो टेस्ट सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। अगर रेशियो टेस्ट से अगर इस x की वैल्यू <1 होगी तो सीरीज होगी हमारी कन्वर्जेंट, x की वैल्यू <1 होगी तो सीरीज होगी हमारी डाइवर्जेंट, और अगर x की वैल्यू 1 होगी तो टेस्ट हो जाएगा हमारा फेल। तो ये दो तो हमारे आंसर आ चुके हैं। कन्वर्जेंट होगा x <1 पर, >1 पर होगा डाइवर्जेंट। लेकिन जहाँ पर टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो x = 1 लेंगे और फिर उसमें दूसरा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट लगाएंगे, x को 1 लेंगे, जो हमारा un है ऊपर, un वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। इस इक्वेशन 1 में अगर x को 1 रखेंगे तो ऊपर आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 की पावर n-1 1 ही होता है। 1/3n - 2, 3n - 1 3n, ये आपको मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर x = 1 के लिए। अब इसमें कंपेरिजन टेस्ट हम लगाएंगे। कंपेरिजन टेस्ट कब लगता है? जब आपको पोलिनोमियल फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन मिलता है जिसमें से हम n को ऊपर नीचे से इजीली कॉमन ले सके, तो कंपेरिजन टेस्ट हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल फॉर्म में ही मिलेगा, जिसमें से n इजीली कॉमन लिया जा सकता है। तो इसमें से n कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर vn हमारा इजीली बनेगा, जैसे कि अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा है। तो 3n कॉमन आएंगे, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, ये एक्सप्रेशन मिलेगा आपको कॉमन लेने पर 3 - 2/n, 3 - 1/n × 3, और 1/n की पावर 3 आपके यहाँ बाहर बनेगा। ये जो बाहर कॉमन लेकर के बनता है, इसको हमें vn मानना होता है। फिर हमें un/vn की लिमिट निकालनी होती है बाय द कंपेरिजन टेस्ट। तो un/vn में से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने पर जो हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इसमें n को इन्फिनिटी रखने पर आपको मिलेगा 1/3 - 0 यानी कि 3, 3 - 0 यानी कि 3 × 3, जो कि 1/27 होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है और साथ ही साथ में फाइनाइट नंबर भी है। तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट जो सीरीज होगी आपकी समेशन un और समेशन vn, वो एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। लेकिन यहाँ पर जो समेशन vn है, समेशन vn वो 1/n की पावर 3 है। तो समेशन vn 1/n की पावर 3 होने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो p की वैल्यू है, ये p सीरीज बनेगी। p की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी और 3 > 1 होता है, और जब p की वैल्यू > 1 होती है तो बाय द p सीरीज टेस्ट समेशन un सीरीज हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और समेशन un अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन vn हमारी कन्वर्जेंट होगी। अगर समेशन vn कन्वर्जेंट है तो बाय द कंपेरिजन टेस्ट समेशन un भी कन्वर्जेंट होती है। और ये हमने किसके लिए चेक किया है? फॉर x = 1 वाला केस हमने चेक किया है, यानी कि x = 1 पर भी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो जो ऊपर आपने दो आंसर निकाले थे, x < 1 पर कन्वर्जेंट, x < 1 पर डाइवर्जेंट, जहाँ पर कन्वर्जेंट है वहाँ पर आप इक्वल का साइन भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इक्वल पर भी आपकी कन्वर्जेंट है सीरीज। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ये मैंने वो क्वेश्चन कराया जिसमें कंपेरिजन टेस्ट लगता है। फिर बात करते हैं रेबेज टेस्ट की। रेबेज टेस्ट हम कब लगाते हैं? जब हमारा ये रेशियो टेस्ट फेल होता है तभी ये लगता है। लेकिन कब लगता है? जब कंपेरिजन टेस्ट यूज ना हो पाए हमारा क्वेश्चन में, तब हम रेबेज टेस्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। समेशन un कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और वो इस प्रकार से है कि आपको ये लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट किसकी फाइंड करनी है? n × un/un + 1 - 1
इस एक्सप्रेशन की आपको लिमिट फाइंड करनी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, और हमने मान लिया लिमिट हमारी एल आई। तो इस लिमिट पर ही डिपेंड करता है बाय द रैपिड टेस्ट सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। अगर ये एल ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट, लेस देन 1 होता है तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 पर होती है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर होती है डाइवर्जेंट, और अगर एल की वैल्यू 1 आ जाए तो ये रैपिड टेस्ट भी हमारा फेल हो जाता है। इसके बाद इसमें फर्दर आपके टेस्ट लगते हैं, लेकिन इसके बाद आपके सिलेबस में कोई भी सिलेबस में आपके टेस्ट नहीं है, 3 ही टेस्ट आपके सिलेबस में है, तो इन 3 के ही क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई रैपिड टेस्ट की, इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के लिए मुझे कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इस सीरीज का nth टर्म। अगर इस सीरीज के nth टर्म की बात करें, चूंकि आप जानते हैं कि कभी कभी हमारा फर्स्ट टर्म को लेकर के nth टर्म नहीं निकल पाता, तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पर नेग्लेक्ट आप कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करने पर जो बाकी सीरीज हमारी बनेगी वो ये सीरीज बनेगी। इसको हम मान लेते हैं समेशन un। इसको हम क्या मान लेते हैं, समेशन un। एक सीरीज, एक टर्म को लेफ्ट करने पर, लीव करने पर हमारी सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनफाइनाइट सीरीज है। एक आध टर्म से क्या फर्क पड़ता है इस पे। तो यहां पर हम un फाइंड कर लेते हैं। un को फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा सीरीज का फॉर्म किस तरीके से बना है। जो फर्स्ट टर्म है उसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेता हूँ। x/2 है, तो x/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू एक्स। इससे क्या होगा, हमें x की सीक्वेंस पता लग जाएगी। x की सीक्वेंस है x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, यानी कि फर्स्ट टर्म में x की पावर 1, सेकंड टर्म में x की पावर 2, थर्ड टर्म में x की पावर 3, तो nth टर्म में x की पावर n हो जाएगी, जिसको मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हर टर्म 1 से स्टार्ट हुई है। न्यूमिनेटर की बात करूंगा केवल मैं। न्यूमिनेटर में अगर आप देखें तो ये पहली टर्म भी 1 से स्टार्ट हुई है, दूसरी टर्म भी 1 से स्टार्ट हुई है, फिर 2 का एक्सटेंशन होके 1 × 3 हुआ है। तीसरी टर्म भी 1 से स्टार्ट हुई है, फिर 2 का एक्सटेंशन होके 1 3 5 हुआ है। इसका मतलब जो nth टर्म हम फाइंड कर रहे हैं ये भी 1 से स्टार्ट होगी और 2 का एक्सटेंशन करते जाएंगे। अब 1 3 5 का nवां टर्म हमें निकालना है। 1 3 5 का nवां टर्म a + n-1 × d की फॉर्म में, यानी कि 2n - 2 + 1 मिलेगा, जिसको सॉल्व करके 2n - 1 आएगा। तो ये 2n - 1 हमारी इस सीरीज की nth टर्म होगी। सेम तरीके से डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो भी हमारी 2 से स्टार्ट हुई है, सेकंड टर्म भी 2 से स्टार्ट हुई है, 2 का एक्सटेंशन करके 2 × 4 हुआ है। थर्ड टर्म भी 2 से स्टार्ट हुई है और 2 का एक्सटेंशन करके 4 × 6 हुआ है, 2 का एक्सटेंशन करके। सेम तरीके से nth टर्म भी हमारी 2 से स्टार्ट होगी और 2 का एक्सटेंशन करते हुए हम जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n टर्म तक। 2 4 6 का nवां टर्म a + n-1 × d, 4 - 2 2 आएगा, है ना। तो सॉल्व करके आपको ये मिलेगा 2n। तो ये हमारी इस सीरीज की nth टर्म बनेगी। nth टर्म को निकालना ही मेन काम होता है, इसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आ गया तो फिर इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, n टर्म निकालने के बाद इसमें सबसे पहले आपको रेशियो टेस्ट ही लगाना होता है, क्योंकि रेशियो टेस्ट जब फेल होगा तब उसके बाद रैबिस लगता है। तो रेशियो टेस्ट को लगाने के लिए हमें un+1 फाइंड करना होगा। un+1 मतलब जो हमने un निकाला है उसमें हर जगह पर n को n+1 हम रख देंगे। n को n+1 रखेंगे तो ये x की पावर n+1 हो जाएगा। 2n - 1 में जब आप n को n+1 रखोगे तो 2n+1 मिलेगा, है ना। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2n में जब n को n+1 रखोगे तो 2n+2 मिलेगा। फिर इनसे पहली टर्म भी हमें लिखनी होती है। पहली टर्म को लिखने में स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अगर आप दोनों सीरीज में देखिए 2 का डिफरेंस है, तो आपको अगर इससे पहली टर्म लिखनी है या तो आप वही सेम लिख दीजिए जो ऊपर लिखी हुई है 2n - 1, या फिर 2 का डिफरेंस करके लिखिए। 2n+1 में से 2 को घटा दीजिए तो 2n - 1 आएगा, जो कि मैंने लिखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1 3 5 2 का अंतर है, इसलिए 2 का अंतर आपको यहाँ पर लेना होगा, या फिर सिंपली ऊपर से जो टर्म लिखी हुई है वो सेम लिख दीजिए। ऐसे ही 2 4 6 में या तो आप 2n को सेम लिख दीजिए या फिर इसमें से 2 का अंतर ले लीजिए। 2n + 2 में से 2 को घटा दीजिए तो 2n ही आएगा।
क्योंकि सीरीज आपकी 2, 4, 6 इस तरीके से 2 2 के अंतर में है। तो हमें ये लिखना होता है क्योंकि काटने में हेल्प मिलती है। इसको un+1 को लिखने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। इससे पहली टर्म को 2n लिख देते हैं, 2n की यहाँ पर जरूरत नहीं है। इससे पहले टर्म को 2n+1 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ये आपको 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 2 के डिफरेंस के हिसाब से ही लिखना होता है। फिर un+1 को un से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा काम है। un+1 को पहले रखेंगे जो हमने निकाला है ना, और un को जब डिवाइड करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जा करके 2, 4, 6, 2n ऊपर पहुंच जाएगा। और ऐसे ही x+n+1 जो है ये आपका है ना, x⁴n से डिवाइड हो जाएगा लास्ट में। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कुछ टर्म्स कटेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कट जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कट जाएगा, x⁴n से x⁴n कटेगी। तो हमारा बचेगा क्या, 2n+1 अपॉन 2n+2 इंटू x आपको मिलेगा। फिर आपको उसकी लिमिट निकालनी होती है। लिमिट निकालेंगे तो इसमें से हम n को ऊपर से n को नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो आपको ये मिलेगा 2+1/n और 2+2/n इंटू में x। n को इन्फिनिटी रखने पर 2+0/2+0 इंटू x मिलेगा। ये कट जाएगा सॉल्व करके, x लिमिट आपकी आएगी। हमेशा ध्यान रखना, रेशियो टेस्ट में ज़्यादातर लिमिट x या x² आती है, यदि क्वेश्चन में x इन्वॉल्व है तो। इसको हम इक्वेशन 1 डालेंगे क्योंकि इसका यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पर वही सेम केस, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। इस x पर डिपेंड करता है सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी। यदि इस x की वैल्यू लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्जेंट, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो सीरीज डाइवर्जेंट, और x की वैल्यू 1 तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। और जहाँ पर रेशियो टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और कोई दूसरा टेस्ट लगा के आंसर लाना होता है। फॉर x = 1 लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यदि x को 1 लेते हैं तो un हमारा ये मिलेगा x को 1 लेने पर, ठीक है। ऊपर आपको मिलेगा x को 1 लेने पर 135.2n-1, नीचे आपको मिलेगा 246.2n। इसमें से हम ऊपर नीचे से n को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट तो नहीं लगा सकते। अगर कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा तो फिर इसका मतलब कौन सा टेस्ट लगेगा, जो आपके सिलेबस में है रैबेज टेस्ट। तो अब यहाँ पर रैबेज टेस्ट को लगाने के लिए रैबेज टेस्ट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। और ये जो इक्वेशन 1 मैंने बनाई है, इस इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 1 लेकर के चलेंगे। x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी un+1/un की वैल्यू, और ये हमारी आएगी 2n+1/2n+2, ठीक है। अब रैबेज टेस्ट को लगाने के लिए हमें इसको पहले उल्टा लिखना होगा, un को ऊपर, un+1 को नीचे, रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर दोनों तरफ में आपको -1 करना है। -1 करने पर अगर एलसीएम लेंगे तो 2n+2 - 2n+1 अपॉन में 2n+1 मिलेगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 2n से 2n कटेगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/2n+1। फिर हमें दोनों साइड में n की मल्टीप्लाई करनी होती है। फिर हमें लिमिट लेनी होती है, इस पूरे एक्सप्रेशन की हमें लिमिट लेनी है। इस पूरे एक्सप्रेशन की लिमिट लेंगे तो इधर की साइड में हमें n को कॉमन लेना होगा। n को कॉमन लेने पर 1 बचेगा ऊपर, नीचे बनेगा 2+1/n, n से n कट जाएगा। n को इन्फिनिटी रखने पर 1/2 + 1/∞ की वैल्यू 0 होगी, तो ये 1/2 मिलेगा, जो कि लेस देन 1 होता है। तो रैबेज टेस्ट आपने लगाया और लेस देन 1 पर आप जानते हैं, ठीक है। रैबेज टेस्ट जब लिमिट लेस देन 1 आती है तो सीरीज हमारी होती है डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है फॉर द x = 1 के लिए। तो जो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट में हम इक्वल का साइन लगा देंगे, तो फाइनल आंसर होगा कि लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट। फिर नेक्स्ट में इसमें हमारा चलता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज को समझने के लिए आपको पीरियोडिक फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, ये सब जानना जरूरी है क्योंकि उनका यूज हमारा होता है क्वेश्चंस में। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, यदि कोई फंक्शन f(x + t) = fx के इक्वल हो जाए फॉर ऑल x के लिए, ठीक है, तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। t यहाँ पर बनता है उस फंक्शन का पीरियड, ठीक है। जैसे कि sin x + 2π की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो sin x ही आएगी, यानी कि t का काम कौन करेगा यहाँ पर 2π। तो 2π जो है sin x हमारा पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कौन होगा 2π। सेम तरीके से कोस होता है।
तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है उसका हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यूज होने वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इवन और ओड फंक्शन का। इवन फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फंक्शन f(x) आपको गिवन है और उसमें आपने x को -x रखा, x को क्या रखा? -x रखा, और वापस फिर से f(x) बन जाए तो वो फंक्शन इवन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x²। इसमें आप x को -x रखिए, स्क्वायर होने से वापस x² ही बन जाएगा, यानी कि f(x) बन जाएगा, इसलिए फंक्शन इवन फंक्शन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड यदि आप x को -x रखें लेकिन एक माइनस आपको बाहर मिल जाए, -f(x) आपको मिले, तो वो ओड फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x, अगर इसमें आप दोनों साइड में x को -x रखते हैं तो एक माइनस आपको बाहर मिलेगा, और माइनस बाहर मिलने पर वो -f(x) बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन ओड फंक्शन है। तो अगर माइनस बाहर ना आए इवन फंक्शन, अगर एक माइनस बाहर मिल जाए तो ओड फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज इवन ओड फंक्शन की होती है, काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं फोरियर सीरीज में। -π से π अगर आपको इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो नथिंग यू हैव टू डू, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को 0 से बना देते हैं, 0 से π, अगर फंक्शन इवन है तो। ऑन द अदर हैंड अगर फंक्शन ओड है तो -π से π इंटीग्रेशन अगर आपको फंक्शन का करना पड़ जाए ओड फंक्शन का, तो ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -π से π हमेशा 0 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लिमिट होनी चाहिए हमेशा माइनस से प्लस तक, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है। ऐसा नहीं कि आप 0 से 2π में प्रॉपर्टी लगाएंगे। लिमिट -a से a या -π से π या -1 से 1, -2 से 2, इस तरीके से होनी चाहिए। तो इवन फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट को 0 से कर देते हैं, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द फोरियर सीरीज, क्योंकि इसके यूज करने से फोरियर सीरीज बहुत इजी हो जाती है और बड़े बड़े क्वेश्चन इसके सेकंडों में हो जाते हैं इन प्रॉपर्टी को यूज करके। तो उसको याद रखना है, ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0, -π से π के बीच में। इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन बाहर 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट को 0 से कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। ओड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इवन फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ बनाया f(x) = x², जो कि एक पैराबोला होता है। पैराबोला आप देख सकते हैं कि जितना ये वाई एक्सिस के इधर है उतना ये वाई एक्सिस के इधर है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। तो इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। ओड फंक्शन जैसे कि f(x) = x फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, साथ में ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है। अपोजिट मतलब अगर एक पोर्शन फर्स्ट में है तो दूसरा पोर्शन इसका थर्ड क्वाड्रेंट में गया है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट में और ओरिजिन के अगर सिमेट्रिकल होता है ओड फंक्शन, अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है तो इवन फंक्शन। तो इवन ओड फंक्शन का कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लेंगे, इसका काफ़ी यूज होता है। बात करते हैं फोरियर सीरीज की डेफिनेशन की। कोई भी इनफाइनाइट सीरीज रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें किसी पीरियोडिक फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, वही हमारा फोरियर सीरीज बनता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन आपको करना होता है किसी पीरियोडिक फंक्शन का, और किसकी टर्म में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म में। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कौन कौन से यूज होंगे? साइन और कोसाइन। तो वही हमारा फोरियर सीरीज को बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरवल ले c से c+2π, x हमारा वेरी करता हो c से c+2π, तो आप फोरियर सीरीज का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। f(x) = होता है a0/2 समेशन n = 1 से ∞ an cos nx प्लस समेशन n = 1 से ∞ bn sin nx। ये फोरियर सीरीज का हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a0 an bn सारे के सारे फोरियर कोफिशिएंट या आइलर फॉर्मूले कहलाते हैं, इनको हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले हैं हमारे। a0 को निकालने के लिए 1/π c से c+2π f(x) का इंटीग्रेशन, an को निकालने के लिए 1/π c से c+2π f(x) cos nx का इंटीग्रेशन, और bn को निकालने के लिए 1/π c से c+2π f(x) sin nx का इंटीग्रेशन। तो ये हमारे फोरियर सीरीज की डेफिनेशन है, 2 नंबर में पूछी जाती है। फोरियर सीरीज को आप c से c+2π में इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जहां पर फोरियर कोफिशिएंट a0 an bn को आप इन तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस होंगे
उसमें या तो इंटरवल होगा 0 से 2 पाई या इंटरवल होगा -पाई से पाई, जो कि इसी के डिडक्शन से बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर c की वैल्यू 0 रख देते हैं तो लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। यदि c की वैल्यू -पाई रख देते हैं तो लिमिट -पाई से पाई हो जाएगी। ठीक है, वही हम इंपॉर्टेंट डिडक्शन करने वाले हैं आगे। डिडक्शन फॉर फोरियर सीरीज। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें c को 0 रखा। तो यदि इन फॉर्मूलों में c को 0 रख के जो ऊपर फॉर्मूले है तो सभी में लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। देन a0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, a0 की वैल्यू होगी 1/पाई 0 से 2 पाई fx dx। an की वैल्यू होगी 1/पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx। bn की वैल्यू होगी 1/पाई 0 से 2 पाई fx sin nx dx। तो c को 0 रखने पर ये हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। दूसरा केस, c को -पाई अगर इसमें रख दे तो -पाई रखने पर -पाई और -पाई + 2 पाई, तो -पाई से पाई लिमिट हो जाती है हमारी। तीनों फॉर्मूले -पाई से पाई में बन जाएंगे, वही लिखा है मैंने। दूसरा डिडक्शन है ये हमारा, c को -पाई रखे तो a0 की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई लिमिट -पाई से पाई। an की वैल्यू होगी 1/पाई -पाई से पाई fx cos nx, और सेम तरीके से bn की वैल्यू होगी 1/पाई -पाई से पाई fx sin nx dx। तो ये दो डिडक्शन है। यदि c को 0 रख के फर्स्ट फॉर्मूले बन जाते हैं 0 से 2 पाई और दूसरे फॉर्मूले बनते हैं -पाई से पाई। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनेगा इन दोनों में से एक बनेगा, या तो 0 से 2 पाई का क्वेश्चन बनेगा या -पाई से पाई का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें मैं एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। फिर देखो यहाँ पर जो आपने लास्ट में देखा कि लिमिट जो है -पाई से पाई हो गई। ठीक है, लिमिट जो है -पाई से पाई हो गई, तो यहाँ पर इवन और ओड फंक्शन का कंसेप्ट लगा सकते हैं। जब लिमिट -पाई से पाई जाती है और फंक्शन आपका इवन या ओड हो तो वो कंसेप्ट यहाँ पर इजीली लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला हम तीसरा केस यहाँ पर बनाएंगे। यदि लिमिट हमारी -पाई से पाई हो और फंक्शन ओड हो तो क्या होता है। ठीक है, यदि फंक्शन हमारा ओड है, ठीक है, तो a0 की वैल्यू होती है 1/पाई -पाई से पाई fx dx, और आपको पता है कि ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन -पाई से पाई 0 होता है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर आगे an में देखें तो -पाई से पाई ये हमारा ओड फंक्शन है और ये हमारा कोस हमेशा होता है इवन फंक्शन। ठीक है, और इवन और ओड की मल्टीप्लाई अगर फंक्शन की करें तो ओड फंक्शन बनता है, यानी कि ये हमारा टोटल ओड फंक्शन बन गया। ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा -पाई से पाई 0 होता है, तो इसका आंसर आपको 0 मिलेगा। यानी कि अगर फंक्शन ओड है तो a0 की वैल्यू भी 0 होगी और an की वैल्यू भी 0 होगी। अब bn को देख लेते हैं। bn में fx आपका ओड फंक्शन है, साइन हमारा हमेशा ओड फंक्शन होता है, और दो ओड फंक्शन के अगर प्रोडक्ट करें तो इवन फंक्शन बनता है। यानी कि इस बार इंटीग्रेशन जो है पूरा का पूरा वो इवन फंक्शन का है, और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को 0 से ले जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर फंक्शन ओड है तो a0 भी 0 आएगा, an भी 0 आएगा, लेकिन bn की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब a0 an को 0 होने से फोरियर सीरीज हमेशा हमारी साइन में बनेगी, है ना। और फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होगा फॉर द ओड फंक्शन, अगर फंक्शन ओड है, समेशन n = 1 से इन्फिनिटी bn sin nx, और bn को फाइंड कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो ये ओड फंक्शन की फोरियर सीरीज होती है, जिसको हम हाफ रेंज में भी यूज़ करेंगे आगे। हाफ रेंज के सेम फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, इनको आप ध्यान से समझें। फिर fx यदि हमारा इवन फंक्शन हो, अगर fx हमारा इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है ऊपर कि 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को 0 से ले जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर बात करें, ये भी इवन फंक्शन है और कोस भी इवन फंक्शन होता है। इवन की इवन के साथ फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करके इवन फंक्शन बनता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन यहाँ पर भी इवन फंक्शन का ही है, और अगर इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन है तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट को 0 से ले जाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट वाले इंटीग्रेशन की। fx हमारा इवन फंक्शन है लेकिन साइन हमारा होता है ओड फंक्शन, ठीक है।
और इवन फंक्शन की ओड के साथ प्रोडक्ट करके ओड फंक्शन बनता है। इसका मतलब यहाँ पर ये टोटल ओड फंक्शन हमारा है और ओड फंक्शन का माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है। इसका मतलब अगर फंक्शन इवन है तो बी एन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और बी एन की वैल्यू 0 होगी तो सिंपल सी बात है पूरी फोरियर सीरीज कोस में बनेगी, है ना। और कोस में बनेगी तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हमारा होगा एफ एक्स इक्वल टू a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। और a0 को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से और ए एन को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये हो गए फोरियर सीरीज और फोरियर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन। ये जो मैंने इवन और ओड फंक्शन के लिए कंसेप्ट बताया है यही हमारे फॉर्मूले हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज में भी चलेंगे। इसी के कंसेप्ट से हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज बनती है, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। इंटरवल दिया है -पाई से पाई, ठीक है। इस फंक्शन का आपको ग्राफ भी बनाना है और साथ ही साथ में तीनों एक्सप्रेशन भी प्रूफ करने हैं। सबसे पहला काम है फंक्शन को चेक करना कि फंक्शन इवन है या ओड है। तो फंक्शन का मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, एक पैराबोला है -पाई से पाई के बीच में, और साथ ही साथ में देख सकते हैं वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, यानी कि फंक्शन हमारा इवन है। अगर डेफिनेशन आप लगाते हैं x को -x रखें तो ये -x का होल स्क्वायर जो कि x² ही बनेगा, जो कि f(x) के बराबर आएगा। इसका मतलब फंक्शन इवन है, और अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल -पाई से पाई है तो bn की वैल्यू हमेशा 0 होगी बाय द अबोव डिडक्शन। अगर bn की वैल्यू 0 है तो फोरियर सीरीज हमेशा कोसाइन टर्म रखेगी। फोरियर सीरीज कैसी टर्म रखेगी? हमेशा कोसाइन टर्म्स को रखेगी। और फोरियर सीरीज हमारी होगी एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। अब हमारा काम है a0 और an को फाइंड करना। तो a0 का फॉर्मूला होगा 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, लेकिन फंक्शन तो इवन है तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को 0 से ले जाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे x² dx। x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 होता है और लिमिट ले लेंगे 0 से पाई, जिसको सॉल्व करके 2/पाई इंटू पाई की पावर 3/3 मिलेगा, और ये आपको मिलेगा 2π²/3 जो कि a0 की वैल्यू होगी। a0 निकल गया, अब an निकाल लेंगे। बस एक क्वेश्चन से आपको इंटीग्रेशन सीखना है, सारे क्वेश्चन में सेम तरीके के इंटीग्रेशन है। यहाँ पर an में 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसमें हमने क्या किया, इवन फंक्शन बनेंगे दोनों के दोनों, तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट को 0 से ले जाएंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए x² को पहला फंक्शन और कोस एन एक्स को दूसरा फंक्शन मानते हैं और आइलेट वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आइलेट फॉर्मूला ये कहता है कि x² फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन nx/n होता है, लिमिट होगी 0 से पाई, माइनस पहले फंक्शन x² का डिफरेंशिएशन 2x कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन साइन nx/n, ठीक है। तो ये हमारे यही साइन कोस के फॉर्मूले चलते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़े टिपिकल फॉर्मूले नहीं चलते, बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं। एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा काम होता है लिमिट को रखना। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देखें तो हमें यहाँ पर x को पाई रखना है, साइन nπ बनेगा, साइन nπ की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि फर्स्ट लिमिट रखने पर 0 मिलेगा। फिर आपको सेकंड लिमिट रखनी होती है x की जगह पर 0, x की जगह पर 0 रखने पर ये सारा 0 बनेगा, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये तो सारा का सारा 0 ही हो जाएगा। और जो दूसरे वाला एक्सप्रेशन है उसमें से 2/n को हम एज ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, 2/पाई पहले से है तो -4/nπ तो बाहर आएगा, अंदर मिलेगा 0 से पाई x साइन nx dx। इसका फिर से हमें आइलेट लगाना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कोस nx/n, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस nx/n। फिर से आइलेट लगाया, इसमें लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर x को पाई रखना है, x को पाई रखने पर -पाई कोस nπ/n मिलेगा, फिर x को 0 रखना है माइनस करके तो वो आपको 0 मिलेगा, लिमिट रखने पर ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पर माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/n को बाहर ले लेंगे, कोस nx का इंटीग्रेशन साइन nx/n, लेकिन यहाँ पर
जब आप अपर लिमिट रखेंगे x को पाई तो साइन एन पाई बनेगा, साइन एन पाई 0 होता है। फिर x को 0 रखोगे तो साइन 0 भी 0 होता है, यानी कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सारा 0 हो जाएगा। बस ये वैल्यू आपको मिलेगी और मल्टीप्लाई बाई दिस। कोस एन पाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कोस एन पाई की वैल्यू होती है हमारी -1 की पावर n, और सॉल्व करके पाई से पाई कटेगा, सॉल्व करके आपको 4/n² an की वैल्यू मिलेगी। अब ये a0 an की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने मानी थी उसमें पुट कर देंगे, जिससे कि आपको फोरियर सीरीज x² की मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी हमें करने थे। डिडक्शन को करने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना होता है ना। हमने इसको एक्सपेंड किया, पहले n को 1 रखा, n को 1 रखने पर आपको यहाँ पर मिलेगा π² + 4, n को 1 रखने पर मिलेगा -1 की पावर 1 -1/1² cos x, n को 2 रखने पर -1² प्लस हो जाएगा 1/2² cos 2x, है ना, और -1/3² cos 3x। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, जिसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, है ना। ये जो माइनस है अंदर से इस पूरे एक्सप्रेशन में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर हमारा -4 बन जाएगा, और अंदर हमारी टर्म बनेगी cos x/1² cos 2x/2² cos 3x/3² ... इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फर्स्ट डिडक्शन करने के लिए इसमें हमें x को पाई रखना होगा। यदि इस पूरे एक्सप्रेशन में x को पाई रख दे तो इधर बनेगा π², ये इधर जा कर के हो जाएगा -π²/3, यहाँ पर बचा -4, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 4 पाई की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका जो फर्स्ट डिडक्शन है वो प्रूफ हो जाएगा। दूसरा डिडक्शन करने के लिए जो इक्वेशन 2 है उसमें x को 0 रखेंगे। x को 0 रखने पर आप जानते हैं कि cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, यानी कि सभी की सभी टर्म्स हमारी कोस वाली टर्म्स जो है सभी की सभी 1 बना देगी। तो आपको सॉल्व करने पर x को 0 रखने पर दूसरा एक्सप्रेशन भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, x को 0 रखा और सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके ये हमारी इक्वेशन 4 बनी। अब तीसरा डिडक्शन करने के लिए जो इक्वेशन 3 और 4 है, 3 और 4 दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पर क्या होगा, जो इवन टर्म्स है वो सब कट जाएगी, केवल ओड टर्म्स बचेगी, और वो भी ट्वाइस बचेगी क्योंकि एक टर्म यहाँ पर है एक टर्म यहाँ पर है। तो 2 की मल्टीप्लाई बाहर लिखेंगे, 1/1², 1/3², 1/5², और इन दोनों को भी ऐड करने पर π²/12 मिलेगा। सिंप्लीफाई करने पर तीसरा एक्सप्रेशन प्रूफ होगा π²/8 वाला। तो कभी कभी डिडक्शन पूछे जाते हैं तो उसमें x को 0 पाई -पाई ऐड करना, यही सब चीज़ें यूज़ करनी होती है, इससे कोई ज़्यादा उसमें करना नहीं होता है। अब फोरियर सीरीज को हम कब एक्सपेंड कर सकते हैं, जब वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किसी फंक्शन को फोरियर सीरीज में हम तभी एक्सपेंड करेंगे जब वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है कि फोरियर सीरीज तभी एक्सपेंशन हो सकता है, सबसे पहले फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड मतलब एक पॉइंट पर एक वैल्यू दे, और साथ ही साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए। दूसरा, f(x) हैज फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन एनी पीरियड। f(x) जो है फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखे किसी भी एक पीरियड में। ऐसा नहीं कि आपको फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जो मिलती है वो एक से ज़्यादा मिले, 2 या 2 से ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं कि बहुत सारी आपको डिसकंटिन्यूटी मिल जाए किसी इंटरवल में, वो फाइनाइट होनी चाहिए। और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो मिले ही नहीं, अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो फोरियर सीरीज बनेगी ही नहीं। साथ ही साथ में f(x) जो है फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा रखे। तो कोई भी फंक्शन फोरियर सीरीज में तभी एक्सपेंड हो सकता है यदि ये डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नोट कर लीजिएगा, पूरा चांसेस है इस बार डिरिचलेट कंडीशन की डेफिनेशन 2 नंबर में आने की। फिर अगर कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का है, मान लो x = a हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आप फोरियर सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। सम को फाइंड करने के लिए उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है फंक्शन की, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है फंक्शन की, और उनका एवरेज लेना होता है, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है। तो आपको उस पॉइंट पर फोरियर सीरीज का सम यानी कि फोरियर सीरीज की वैल्यू मिल जाती है। ये होती है हमारी डिरिचलेट कंडीशन। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बचता है 10 नंबर में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज का, हाफ रेंज सीरीज का। ठीक है, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं 0 से पाई बेस्ड
और एक होते हैं 0 से L आर्बिट्रेरी लेंथ बेस्ड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन 0 से पाई बेस्ड का। 0 से पाई बेस्ड में अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करें तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज वही जो आपने इवन ऑड फंक्शन का केस पढ़ा था, बिल्कुल सेम फॉर्मूले चलेंगे। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है ये f(x) = a0/2 समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an cos nx, और a0 की वैल्यू हमारी होती है 2/π 0 से पाई f(x) dx, an की वैल्यू होती है 2/π 0 से पाई f(x) cos nx dx। मतलब जो इवन फंक्शन के आपने पढ़े थे प्रॉपर्टी, वही यहाँ पर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनती है 0 से पाई में। हाफ रेंज साइन सीरीज की बात करें तो जो आपने ओड फंक्शन के लिए पढ़ी थी फोरियर सीरीज मिड रिडक्शन ऊपर, वही यहाँ पर हाफ रेंज साइन सीरीज बनाती है। ये फॉर्मूला होता है bn = 2/π 0 से पाई f(x) sin nx dx। ठीक है, अब ये हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि f(x) = x फंक्शन है और 0 से पाई इंटरवल दिया है, तो आप इसकी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी बनाओ, हाफ रेंज साइन सीरीज भी बनाओ। तो पहले हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जो फॉर्मूला आपने जस्ट ऊपर पढ़ा है उसको हम फॉर्मूले को लिखेंगे। a0 और an की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय द फॉर्मूला। a0 का फॉर्मूला होता है 2/π 0 से पाई f(x) dx। f(x) की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 2/π, f(x) की वैल्यू x है ना, तो x का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। f(x) की वैल्यू हमारी x है, x का इंटीग्रेशन होगा और x का इंटीग्रेशन होगा आपका x²/2 और लिमिट होगी 0 से पाई। सॉल्व करके मिलेगा 2/π और π²/2, तो पाई आपको a0 की वैल्यू मिलेगी। सेम तरीके से इंटीग्रेशन करके हम an की वैल्यू निकालेंगे। an की वैल्यू के लिए हमें बाय पार्ट इंटीग्रेशन करना होगा एज यूजुअल, जैसे कि ऊपर भी आपने क्वेश्चन किया था। an का फॉर्मूला होता है 2/π 0 से पाई f(x) cos nx dx। f(x) की वैल्यू रख देंगे x, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है। x को मानेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और cos nx को मानेंगे यहाँ पर दूसरा फंक्शन। तो फर्स्ट को एज इट इज cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n लिमिट 0 से पाई माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n आइलेट लगा करके बाई पार्ट इंटीग्रेशन आप कर देंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन में यदि आप लिमिट रखते हैं तो x को पहले पाई रखना होगा, पाई रखने पर आपको ये मिलेगा sin nπ की वैल्यू 0। दूसरी लिमिट 0 रखने पर x 0 sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपको 0 मिलेगा। तो यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन तो टोटली 0 हो जाएगा। सेकंड वाली जो इंटीग्रेशन है उसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन हमारा क्या जाएगा, ये 1/n आपका बाहर कॉमन आ जाएगा और sin nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos nx/n लिमिट 0 से पाई। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/n होगा और ये 2/π पहले से है, तो आपको ये 2/πn² मिलेगा बाहर। अंदर हमें लिमिट रखनी होगी खाली cos nx में। cos nx में जब पहले आप पाई रखेंगे तो cos nπ मिलेगा, फिर 0 रखेंगे तो cos 0 माइनस में मिलेगा। cos nπ की वैल्यू -1n और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमें an की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन सिंपली करने पर। अब ये a0 an की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। फोरियर सीरीज में हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको मिल जाएगी। दूसरा हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज में आपको फॉर्मूला पता है, हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे जो ऊपर मैंने बताया है। उसमें bn को निकालेंगे 2/π 0 से पाई f(x) sin nx dx फॉर्मूला यूज करके। f(x) की वैल्यू रखेंगे x, इसको भी हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। x को पहला फंक्शन, sin nx को दूसरा फंक्शन। फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। वही sin nx cos nx के इंटीग्रेशन हो गए आइलेट में। बहुत सिंपल सा केस होता है। फिर हम इसमें लिमिट रखनी होती है। पहले आप x को पाई रखेंगे, फिर x को माइनस करके 0 रखेंगे। यदि x को पाई रखते तो -π cos nπ मिलेगा, x को 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में आपका ये माइनस और माइनस प्लस होगा और 1/n हम बाहर ले लेंगे। cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n, लेकिन लिमिट रखेंगे तो sin nπ की वैल्यू 0, फिर 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू 0। यानी कि ये जो पूरा टर्म है आपकी, ये जो पूरी टर्म है
ये हमारी कंप्लीटली जीरो हो जाएगी जब आप लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी केवल, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पाई से पाई कट जाएगा, है ना, माइनस मिलेगा, 2/n मिलेगा, और कोस n पाई की वैल्यू -1 की पावर है। इक्वेशन 2 में इस bn की वैल्यू को रख देंगे, आपको हाफ रेंज साइन सीरीज मिल जाएगी। फिर इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपका 0 से l आर्बिट्रेरी लेंथ में, है ना। आर्बिट्रेरी लेंथ में चेंज ऑफ इंटरवल भी इसमें होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेंज ऑफ इंटरवल का कंसेप्ट लगा के हम आर्बिट्रेरी लेंथ का कंसेप्ट सीखते हैं। केवल आपको हाफ रेंज साइन को साइन के फॉर्मूले याद करने हैं। 0 से l इंटरवल में एफ एक्स की जो फोरियर सीरीज होती है कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, उसका फॉर्मूला होता है a0/2 समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई x/l। ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 0 से l इंटरवल में l की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर आप a0 को इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, 2/l 0 से l fx dx। an को फाइंड करने के लिए 2/l 0 से l fx cos n पाई x/l। ये फॉर्मूले होते हैं आपके हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के, जिनको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका टाइप 2 का एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का। फिर हाफ रेंज साइन सीरीज की बात करते हैं। फॉर्मूला आपका होता है fx = n = 1 से इन्फिनिटी bn sin n पाई x/l, और यहाँ पर bn का फॉर्मूला होता है 2/l 0 से l fx sin n पाई x/l dx। तो ये हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज के फॉर्मूले हैं जब इंटरवल 0 से l की फॉर्म में दियो। l की वैल्यू 0 से 1 हो सकता है, 0 से 2, 0 से 3, कुछ भी आपको ये l की वैल्यू दी जा सकती है। मेनली आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं और इन्हीं का हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी चांसेस है इसके इस बार एग्जाम में आने के। ft एक फंक्शन दिया है 2t, t लाइक 0 से 1, और 2 × 2 - t एक फंक्शन है, t की वैल्यू 1 से 2। यानी कि अगर पूरे इंटरवल की बात करें तो पूरा इंटरवल आपको 0 से लेकर 2 तक दिया है, यानी कि l की वैल्यू हमें गिवन है, l की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो यदि l की वैल्यू 2 है तो आपको यहाँ पर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इस फंक्शन की बनानी है। पहले तो l की वैल्यू 2 यूज़ करके, ठीक है, x की जगह पे एक बात ध्यान रखना, t चलेगा क्योंकि t में फंक्शन दिया है। तो l की वैल्यू 2 यूज़ करके आप पहले तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लिख देंगे, ft = a0/2 समेशन n = 1 से इन्फिनिटी an cos n पाई t/2, जिसको इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब हमारा काम है a0 और an को फाइंड करना। a0 का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया है आपको, 2/l 0 से l ft dt, ठीक है। यहाँ पर l की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 2 लिमिट होगी ft dt। लेकिन फंक्शन आपका देखा जाए तो 1 पर ब्रेक है, तो इस इंटीग्रेशन को भी हमें 1 पर ब्रेक करना होगा। पहले हम जाएंगे 0 से 1 और फिर हम जाएंगे 1 से 2, ठीक है। 0 से 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 2t और 1 से 2 पर फंक्शन की वैल्यू है 2 × 2 - t। तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी होती है। 0 से 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2t रख देंगे और 1 से 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 × 2 - t रखेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। t का इंटीग्रेशन t² 2 से 2 कटेगा, लिमिट 0 से 1। यहाँ पर 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 - 2t मिलेगा। 4 1 का इंटीग्रेशन t 4t मिलेगा फर्स्ट टर्म में। t का इंटीग्रेशन t² 2 से 2 कटेगा, -t² आपको मिलेगा, लिमिट 1 से 2। लिमिट रखने पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी जो कि 2 होगी। अब फाइंड करना है an को फाइंड करने के लिए पहले an का फॉर्मूला लिख देते हैं। an का फॉर्मूला है 2/l 0 से l ft cos n पाई t/l, ठीक है। ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। इसमें l की वैल्यू 2 जब रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 2 ft cos n पाई t/2 dt आपको ये मिलेगा। फिर इसमें हमें करना क्या है, चूँकि फंक्शन हमें 1 पर ब्रेक दिया है तो लिमिट को पहले 0 से 1 ले जाएंगे, फिर हम लिमिट को 1 से 2 ले जाएंगे। 0 से 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2t रख देंगे और 1 से 2 पर फंक्शन की वैल्यू जो आपको दी है 4 - 2t रख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। 0 से 1 पर 2t और 1 से 2 पर 4 - 2t, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर आपको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करना है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन कैसा होगा,
पहले वाले एक्सप्रेशन में 2t को पहला फंक्शन मानेंगे और इस कोस n पाई टी अपॉन 2 को दूसरा फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट 2t को एज इट इज, सेकेंड कोस का इंटीग्रेशन साइन n पाई टी अपॉन 2 अपॉन n पाई टी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्मूला आपका वो लगेगा कोस ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन ax अपॉन a होता है, लेकिन a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पर हमारी है n पाई अपॉन 2, a की वैल्यू n पाई अपॉन 2 है, तो n पाई 2 अपॉन 2 a की जगह पर काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कोस का साइन n पाई टी अपॉन 2 अपॉन n पाई अपॉन 2 लिमिट 0 से 1, फिर फर्स्ट 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 के लिए हमने इसको सॉल्व किया। दूसरा एक्सप्रेशन भी, इसको हम पहला फंक्शन मानेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये हमने कंसेप्ट लगाया। फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। यदि आप इसमें फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में अगर t की जगह पर 1 रखेंगे तो t की जगह पर 1 रखने पर आपको ये 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 4 अपॉन n पाई साइन n पाई बाई 2 मिलेगा। फिर t की जगह पर 0 रखने पर आपको ये सारा एक्सप्रेशन 0 मिलेगा। इधर 2 अपॉन n पाई को 2 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 अपॉन n पाई बाहर आ जाएगा, और साइन n पाई टी अपॉन 2 का इंटीग्रेशन माइनस कोस n पाई टी अपॉन 2 अपॉन n पाई अपॉन 2 लिमिट 0 से 1। सेम तरीके से यहाँ पर जब 2 रखोगे पहली लिमिट तो 4 माइनस 4 0 होगा, है ना, और 4 माइनस 4 0 होने पर फिर आपको माइनस करके सेकेंड लिमिट रखनी है जो कि t की जगह पर 1 होगा। t की जगह पर 1 रखने पर आपको ये 4 अपॉन n पाई कोस n पाई बाई 2 मिलेगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, प्लस इधर जो है हमारा 4 अपॉन n पाई विद प्लस साइन हो जाएगा बाहर, और साइन n पाई t अपॉन 2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाएगी, है ना। इसमें भी हम n पाई 2 को इसको ऊपर ले जाते हैं तो 8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर मिलेगा। सेम तरीके से यहाँ पर ये 8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर मिलेगा। इस माइनस को भी बाहर ले लेते हैं जो कि यहाँ पर आ जाएगा। अंदर हमें लिमिट रखनी है 0 से 1, 1 से 2। 0 से 1 अगर लिमिट रखते हैं तो आपको ये मिलेगा कोस n पाई अपॉन 2 माइनस 1। ऐसे यहाँ पर 1 से 2 लिमिट रखते हैं तो कोस n पाई और कोस n पाई अपॉन 2। ठीक है, 8 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, सॉल्व करके ये मिलेगा, जहाँ पर हम कोस n पाई की वैल्यू रख सकते हैं -1 की पावर n। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन a0 an की जो वैल्यू आपने निकाली है वो फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, और फोरियर सीरीज के फॉर्मूले में पुट करने पर आपको रिक्वायर्ड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल 3 का रिविजन हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा मॉड्यूल 4 के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 1 शूट रिवीजन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के नाम से। आप वहां पर जाकर के सभी मॉड्यूल्स की